हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी विनिमय साध्य लेख पत्र। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से अभिप्राय उन लिखित लेख पत्रों से होता है जो किसी व्यक्ति के पक्ष में अधिकार उत्पन्न करते हैं और जो बाय डिलीवरी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जस्टिस वैलेस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का स्वामित्व ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो कि लेख पत्र को सद्भावना के साथ और मूल्य के बदले में प्राप्त करता है, फिर भले ही जिस व्यक्ति से वह प्राप्त करता है उसके अधिकार में कोई दोष ही क्यों ना हो। ये कहा जा सकता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी भी नॉर्मल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से अलग होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर में कोई भी परचेजर उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बन सकता जब तक उस प्रॉपर्टी के ओनर से ना खरीदी जाए या फिर लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा इसे सद्भावना के साथ और मूल्य के बदले खरीदा जाता है इसका ओनर बन सकता है, फिर चाहे उसने यह किसी और से ही क्यों ना खरीदी हो। फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यह हमेशा लिखित फॉर्म यानी कि रिटन फॉर्म में होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट केवल ट्रांसफर करने से ही डिलीवर किया जा सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर अपने नाम से कोर्ट में जा सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में उसकी कंसिडरेशन बतानी जरूरी नहीं होती, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कुछ वैल्यूएबल कंसिडरेशन पहले ही होती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही काम करता है जैसे मनी और मनी इक्विवेलेंट। इसे ऐसे ही ट्रांसफर किया जा सकता है जैसे कि पैसे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करने से पहले कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। यह सबसे सिंपल और सुविधाजनक साधन है कि किसी को उधार देने या उधार लेने के लिए। अब कुछ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें हम नेगोशिएबल की कैटेगरी में डाल सकते हैं, कुछ एक को हम सेमी नेगोशिएबल कंसीडर करते हैं और कुछ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको हम नेगोशिएबल मानते थे लेकिन वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, एक्सचेकर बिल, सर्कुलर नोट, डिविडेंड वारंट, शेयर वारंट, बियरर डिबेंचर, बैंक नोट, बैंक ड्राफ्ट। सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, कैरियर्स रिसीट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, रेलवे रिसीट्स, वार फिंगर्स सर्टिफिकेट। नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, डिपॉजिट रिसीट्स, शेयर सर्टिफिकेट। आज हम प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। प्रोमिसरी नोट यानी कि प्रतिज्ञा पत्र। According to Section 4 of Indian Negotiable Instrument Act 1881, promissory note एक ऐसा अनकंडीशनल और रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिस पर उसके लेखक के हस्ताक्षर होते हैं और वह किसी स्पेशल पर्सन को या उसके ऑर्डर पर बियरर को एक स्पेसिफिक अमाउंट चुकाने की प्रतिज्ञा करता है। प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज होती हैं। फर्स्ट वन इज मेकर और ड्रॉअर। लेखक यह वह पर्सन होता है जो प्रोमिसरी नोट को लिखता है और उस पर सिग्नेचर करके एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करने का प्रॉमिस करता है। प्रोमिसरी नोट लिखकर एक से ज्यादा हो सकते हैं। सेकंड पार्टी है पेई यानी कि प्राप्तकर्ता। यह वह व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में प्रोमिसरी नोट लिखा जाता है और जिसके पास भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है। प्रोमिसरी नोट में कोई भी एक्सेप्टर यानी कि स्वीकारकर्ता नहीं होता, क्योंकि इसका लेखक स्वयं ही इसकी पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट यानी कि प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं। प्रोमिसरी नोट हमेशा रिटन और अनकंडीशनल होता है। यह एक निश्चित राशि पे करने का प्रॉमिस करता है, लेकिन अगर सिर्फ ओरली पे करने का प्रॉमिस किया जाए तो वह प्रोमिसरी नोट नहीं होता। बैंक नोट और करेंसी नोट प्रोमिसरी नोट नहीं हो सकते। प्रोमिसरी नोट डेटर के द्वारा साइन किया हुआ होता है। प्रोमिसरी नोट में लिखी रकम की भुगतान किसी स्पेशल पर्सन या उसके ऑर्डर पर किसी दूसरे पर्सन
या ट्रांसफर के मांगने पर या निश्चित अवधि बीत जाने के बाद किया जाता है। प्रोमिसरी नोट की पेमेंट हमेशा सर्टिफाइड करेंसी यानी कि वहां की प्रमाणित मुद्रा में की जाती है। प्रोमिसरी नोट में समय, स्थान यानी कि कंसीडरेशन मेंशन करना जरूरी नहीं होता। प्रोमिसरी नोट से निकलने वाली राशि फिक्स होनी चाहिए, लेकिन डेट देने का एक्नॉलेजमेंट यानी कि IOU एक प्रोमिसरी नोट नहीं होता। अब देखते हैं कि IOU क्या होता है। IOU एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डेट का एक्नॉलेजमेंट होता है। जैसे अकाउंट रिसीवेबल को हम इनफॉर्मली IOU कह सकते हैं। अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो ABC कंपनी ने ऑर्डर किया रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर से। सप्लायर ने उन्हें रॉ मटेरियल को सप्लाई कर दिया, लेकिन ABC कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ना होने की वजह से वो उन्हें कहते हैं कि हम हाफ पेमेंट 30 दिन के बाद आपको दे देंगे। इसके लिए उन्होंने IOU को इशू किया। अब वह IOU इंटरेस्ट के साथ होगा या विदाउट इंटरेस्ट होगा, यह दोनों पार्टी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यह एक IOU का फॉर्म है जिसमें वह सारी बातें लिखी होती हैं जो दो पार्टी के बीच में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। अब बुक कीपिंग कैसे होगी IOU की? क्योंकि IOU एक आउटस्टैंडिंग डेट भी कंसीडर किया जाता है, एक अकाउंट रिसीवेबल की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो वह बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। अगर इसकी पेमेंट ड्यू है और वह 1 साल से कम के लिए है तो इसको हम करंट एसेट में कंसीडर करेंगे। अगर पेमेंट ड्यू है लेकिन वह 1 साल से ज्यादा के लिए है तो हम इसे लॉन्ग टर्म एसेट में कंसीडर करेंगे। यह हमारा स्पेसिमेन है बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट का। इसके लेफ्ट हैंड साइड में अपर कॉर्नर में अमाउंट होती है, राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में जिन्हें तारीख और साल होता है, जिसकी डिटेल में यही लिखा जाता है कि मैं किसे अमाउंट पे कर रहा हूँ, कितनी अमाउंट पे कर रहा हूँ और कितने परसेंट पे कर रहा हूँ। नीचे पार्टी के सिग्नेचर होते हैं, स्टैंप लगाई जाती है। अब आता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा अनकंडीशनल और रिटन ऑर्डर होता है जो मेकर से साइन होता है, जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट या तो स्वयं या उसकी आज्ञानुसार किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बियरर को डिमांड पर या एक स्पेसिफिक टाइम के बाद दे दी जाती है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हमारी पार्टीज होती हैं। पहली पार्टी आती है ड्रॉअर, जिसे हम लेखक या लेनदार कहते हैं, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता है, उस पर सिग्नेचर करता है, उसे ड्रॉअर कहते हैं। अन्य व्यक्ति से पैसे प्राप्त करने का अधिकार होने के कारण इसे हम लेनदार भी कह सकते हैं। दूसरी पार्टी होती है हमारी ड्रॉई, जिसे हम देनदार या स्वीकारकर्ता कहते हैं। यह वो व्यक्ति होता है जिस पर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है, यानी जो बिल ऑफ एक्सचेंज को स्वीकार करता है। थर्ड पार्टी होती है पेई, जिसे हम पाने वाला अथवा प्राप्तकर्ता कहते हैं। यह वह व्यक्ति होता है जिसको रिटर्न डेट तक बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी गई अमाउंट को लेने का अधिकार होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर और पेई सेम व्यक्ति भी हो सकते हैं और अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। ड्रॉअर और ड्रॉई, जिसे हम एक्सेप्टर या पेयर भी कह सकते हैं। ड्रॉई सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज के ड्रॉअर को, जिसके बदले में वह बिल ऑफ एक्सचेंज प्राप्त करता है। एक पार्टी होती है पेई, जिसे हम क्रेडिटर भी कह सकते हैं। वह या तो ड्रॉअर हो सकता है या फिर हमारा बैंक हो सकता है। ये एक स्पेसिमेन है बिल ऑफ एक्सचेंज का, जो लगभग प्रोमिसरी नोट की तरह ही दिखता है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में अपर कॉर्नर में अमाउंट लिखी जाती है, राइट हैंड साइड में प्लेस और डेट और नीचे डिटेल लिखी जाती है। दोनों पार्टीज के उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं और एक्सेप्टेड के लिए वहां पर स्टैंप लगाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले आती है रिटन एंड सिग्नेचर बाय ड्रॉअर। यह लिखित फॉर्म में होता है और ड्रॉअर के द्वारा साइन किया हुआ होता है। यह हमेशा अनकंडीशनल होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रार्थना पत्र नहीं होता, बल्कि यह एक आदेश पत्र होता है जो लेनदार द्वारा देनदार पर लिखा जाता है।
यह एक निश्चित धनराशि के भुगतान हेतु ऑर्डर के रूप में लिखा जाता है। भुगतान प्राप्तकर्ता बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट स्पेसिफाइड पर्सन यानी कि उस व्यक्ति को जिसका नाम बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता है उसके ऑर्डर पर ही देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट एक्सपायरी टाइम पर की जाती है या फिर उसकी डिमांड पर। बिल ऑफ एक्सचेंज पर स्टैंप लगाना जरूरी होता है और उसके ऊपर मूल्य प्राप्त हो गया है ये शब्द लिखे होने चाहिए। ऐसा लिखना कानूनी दृष्टि से जरूरी नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं। प्लेस ऑफ ड्रॉइंग लिखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अब आते हैं हमारा प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या अंतर होता है। सबसे मेन अंतर होता है हमारी पार्टीज का। प्रोमिसरी नोट में बेसिकली दो पार्टीज होती हैं, मेकर और पेई, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, एक्सेप्टर और पेई। अगर हम और ज्यादा डिफरेंसेस देखें तो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस हो सकता है ड्रॉअर यानी कि लेखक के बेस पे। प्रोमिसरी नोट में लेखक डेटर होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज में लेखक क्रेडिटर होता है। प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि यह सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि हमने अगर प्रोमिसरी नोट किया है तो सेकंड पार्टी के द्वारा वह एक्सेप्टेड होगा, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है। प्रोमिसरी नोट में मेकर के द्वारा दायित्व अलग और संयुक्त दोनों हो सकते हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर के द्वारा हमेशा जॉइंट लायबिलिटीज होती है। ड्रॉअर और पेई, प्रोमिसरी नोट में दोनों पर्सन सेम नहीं हो सकते, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर और पेई दोनों सेम हो सकते हैं। प्रोमिसरी नोट में स्टैंप लगाने की जरूरत होती है, बल्कि बिल ऑफ एक्सचेंज में यह ऑप्शनल होता है कि आप स्टैंप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। प्रोमिसरी नोट में अगर आपका प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो जाता है तो वह लायबिलिटी मेकर के साथ ही रहती है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में वह लायबिलिटी ड्रॉअर के साथ चली जाती है। प्रोमिसरी नोट में नोटिंग करना जरूरी नहीं होता, बल्कि बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिंग करना जरूरी होता है। प्रोमिसरी नोट में पेमेंट का ओनर सेम हो सकता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में वह दूसरे पर्सन के द्वारा भी पे किया जा सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक और जरूरी पार्ट होता है चेक, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।